स्टार्ट कर दीजिए। This call is now being recorded. स्टार्ट करें? जी सर स्टार्ट करिए। नमस्कार, आप सबों का इस वेबिनार में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, एक भारत और श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत केंद्रीय विद्यालय बालीगंज बिहार की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं पर यह सेमिनार का आयोजन कर रही है। जैसा कि हम जानते हैं, इस आयोजन के जो प्रभारी हैं संपूर्ण कार्यक्रम के, सुजाता चट्टोपाध्याय मैडम जी हैं। संरक्षक एवं प्रेरणा के स्रोत डॉक्टर सुमन लता प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय हैं और संरक्षक हमारे उप प्राचार्य महोदय श्री पवन कुमार जी हैं। उनके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, वह सर्वविदित है हम लोगों को। आज के और जो भी हमारे विद्यालय परिवार के उपस्थित सदस्य, शिक्षकगण, शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं हैं, वो सभी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, भाग ले सकते हैं। लेकिन कुछ गिने चुने नाम हमारे पास आए हैं, वो अवश्य अपने विचार व्यक्त करेंगे। आज के मुख्य वक्ता अर्थात अतिथि वक्ता श्री डॉक्टर प्रकाश ठाकुर जी हैं, जो अपनी विचार शिक्षा, संस्कृति और राजनीति की धरोहर के लिए बिहार जो विख्यात है उस पर एक विमर्श प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ हमारे कुछ मित्र हैं जैसे विमल कुमार जी और साथी जैसे श्री डी.के. पंडित जी भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं अपने 12वीं की छात्रा कुमारी प्रज्ञा झा को निवेदन करता हूं, जो लोकगीत गाकर इस कार्यक्रम की प्रस्तुति करें। प्रज्ञा झा। धन्यवाद सर। सब गोटा के प्रणाम, सबको प्रणाम। मैं एक लोकगीत अभी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये लोकगीत विवाह गीत है, तो अब मैं शुरू करती हूँ। आजू मिथिला नगरिया नेहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया नेहाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आँखों सन देख लो, कानों सन सुन लो, आँखों सन देख लो, कानों सन सुन लो, आहे से हो दुल्हांगना में ठार सखिया, चारू दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल शोभे कनमा, माथे मणि मौरिया कुंडल शोभे मनमा, कारी कारी कजरारी झूलनी नयनमा, लाल लाल चंदन शोभे भाल सखिया, आहे लाल लाल चंदन शोभे भाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। गुरु रे वशिष्ठ मुनि संग दुइयावल, गुरु रे वशिष्ठ मुनि संग दुइयावल, आहे अवल अवध से बाराती सखिया, आहे अवल अवध से बाराती सखिया, चारू दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया नेहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया नेहाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। धन्यवाद।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठाकुर सर काइंडली अनम्यूट कर लीजिए। ठाकुर सर आपकी बात सुनाई नहीं दे रही। सॉरी, प्रज्ञान झा द्वारा प्रस्तुत किया विवाह गीत था। ये डिस्क्रिप्शन है विवाह में कैसे वर आते हैं अर्थात लड़का कैसे आता है, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी प्रस्तुति थी। मैथिली बिहार के 18 जिलों में बोली जाती है, समझी जाती है और लिखी जाती है। करीबन 5 करोड़ लोग इसको बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। जो बिहार, झारखंड और नेपाल तक, ये मिथिलांचल का क्षेत्र आता है और झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा ही है। नेपाल में नए संविधान बनने से पहले नेपाल की दूसरी राजभाषा थी। यह उस क्षेत्र की बहुत लोकप्रिय भाषा है और इसका इतिहास हिंदी साहित्य से भी पुराना इतिहास रहा है। यह भी हम जानते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रस्तुति, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो मैथिली भाषा में है और वर्ण रत्नाकर मैथिली की सबसे अति प्राचीन पुस्तक है। अब मैं अपने पूर्व साथी डॉक्टर प्रकाश ठाकुर सर से निवेदन करता हूं जो अपने विचार इस उपलक्ष्य में रखें। सर प्रकाश ठाकुर सर। सर लगता है सर अनम्यूट कीजिए प्रकाश ठाकुर सर। प्रकाश ठाकुर सर विद्वान ठीक है सर। साथियों, अब ठीक हो रहा है क्या? आवाज जा रही है? जी सर जी। और मेरे प्यारे छात्रों, मैं विद्यालय से अभी अलग हो गया हूं ऐसा लगता है, पर जब विचार करता हूं तो लगता है कि मैं भी जुड़ा हूं। आप लोगों ने मुझे याद किया, साथ जुड़ने का अवसर दिया, मैं आप सबों के प्रति आभारी हूं। विद्यालय के इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने का अवसर आपने दिया है, इसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूं। आज का विषय है शिक्षा, संस्कृति और राजनीति की धरोहर, संभालता हुआ बिहार। ध्यान देने लायक बात यह है कि हमारा जो भारतवर्ष है उसमें अनेक राज्य हैं। उन राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा ही कह लें कि बिहार एक राज्य है, लेकिन इसकी गरिमा, इसका महत्व कदाचित सभी राज्यों से श्रेष्ठ है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं पहले लेता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार से अग्रणी कोई दूसरा राज्य भारत में तो क्या पूरी दुनिया में नहीं था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिस समय अस्तित्व में था, उस समय दुनिया के अधिकांश देश असभ्य अवस्था में थे। शिक्षा का नामो निशान नहीं था, बिल्कुल आदिम अवस्था में लोग जी रहे थे। उस समय शिक्षा के क्षेत्र में पूरी दुनिया को अचंभित करते हुए जो विश्वविद्यालय स्थापित थे, उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। अद्भुत विश्वविद्यालय था। देश विदेश के छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते थे और अंतेवासी के रूप में, मतलब छात्रावास में रह करके पढ़ने की जो परंपरा थी, अद्भुत थी। हम जानते हैं कि इसके पूर्व की जो शिक्षा व्यवस्था भारत में थी वो आश्रम की थी। आश्रमों में आचार्य होते थे और विद्यार्थी
उनके यहाँ पढ़ने जाते थे, लेकिन उस समय की शिक्षा की कुछ अपनी सीमा थी, सबके सामर्थ्य की बात नहीं थी वहां जाना, और फिर कुछ प्रतिबंध भी थे, सब लोग वहां जा भी नहीं सकते थे। लेकिन जब नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे विद्यालय अस्तित्व में आए तो बहुत ज्यादा विकास हुआ। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर शिक्षा का विकास होता गया, और वर्तमान समय में विचार करें तो हम देखते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था का राजनीतिक अवदान या कहिए सरकारी अवदान वर्तमान समय में भले ही संदेहास्पद है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर यहाँ की मेधा का लोहा पूरी दुनिया मानती है। बिहार के छात्र अत्यंत मेधावी होते हैं, बड़े जुझारू होते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतनी वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था गिरी हुई बिहार की सांस्थानिक तौर पर, लेकिन तब भी देखिए कि चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, सब जगह अपने परिश्रम पर, व्यक्तिगत स्तर पर परिश्रम करके लोग कहां से कहां जा रहे हैं। देश की जो सर्वाधिक प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं, आईएएस की, आईपीएस, आईएएस और दूसरी प्रांतीय लोक सेवा आयोग में बिहार के छात्र छात्राओं की उपलब्धियां बहुत सराहनीय रहा करती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में विशेष रूप से भारत की शिक्षा पहचानी जाती है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि गिरावट के बावजूद जो विशिष्टताएं देखी जा रही हैं, उसका सूत्र हमें प्राचीन काल से जुड़ता हुआ प्रतीत होता है। महान खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट का संबंध पटना से था। आप जानते हैं, उन्होंने शून्य का आविष्कार किया, पाई के मान का आविष्कार किया। तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में जो विख्यात है वैज्ञानिक, वह बिहार से संबंध रखता रहा है। आधुनिक काल में, हाल के वर्षों में आपने वशिष्ठ नारायण का नाम सुना होगा, जिन्होंने विशिष्ट गणितज्ञ के रूप में अपनी प्रतिभा का डंका बजाया। हमारे बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अब जब यह विमर्श है इस पर, तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो राजनेता हैं वे यदि अपनी उदासीनता छोड़ दें तो निश्चित रूप से हमारे बिहार का गौरव और बढ़ेगा। हमारे पास विद्वान शिक्षकों की कमी नहीं है, जिज्ञासु छात्र छात्राओं की कमी नहीं है, धन की भी उस हद तक कमी नहीं है, लेकिन एक श्रेष्ठ नियमन की आवश्यकता है। नियमन में कहीं कमी हो रही है। अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं संस्कृति की। देखिए भाई, संस्कृति की अवधारणा बहुत ही सूक्ष्म अवधारणा है। आप ये देखिए कि इसका संस्कृति का संबंध किसी न किसी रूप में धर्म से जुड़ता है। मैं आदिम काल की बात करता हूं। एक बात है कि इस देश में अनेक आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, आक्रमण ही कहेंगे उसको। शुरू में आर्य आए, उसके बाद इस्लाम वाले लोग आए, उसके बाद ईसाई लोग आए। इनके साथ उनके धार्मिक संस्कार भी आए, जिन्होंने खूब प्रभावित किया इस देश को।
ध्यान रखने की बात है कि आर्यों का आगमन जिस समय हुआ इस देश में, उस समय भी यहाँ लोग थे ना। वे लोग, जैसे आप लोगों ने कभी राजा बलि का नाम सुना होगा, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे यहाँ के मूल निवासी थे। आर्य बाहर से आए और दूसरे आक्रमणकारी भी बाहर से आए, और एक सामान्य प्रवृत्ति रही है, जिन लोगों ने आक्रमण किया उन लोगों ने अपने को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश की और यहाँ के लोगों को दबाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्यों ने तो यहाँ के लोगों को राक्षस कह दिया, दैत्य कह दिया। राक्षस या दैत्य या कहते हैं असुर। अपने को सुर कहा, अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, और बाकी लोगों को असुर कहा। जो भी है, ये जो जिनको असुर कहा गया, वे लोग प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा करने वाले थे। प्रकृति की पूजा बाद में भी हुई, लेकिन उसका एक विशेष रूपक बना दिया गया और फिर उसको एक मिथकीय स्वरूप देकर के दूसरे ढंग से यहाँ की संस्कृति को प्रभावित करने की कोशिश की गई। उस समय की संस्कृति मूलतः समता मूलक थी। वहां भेदभाव नहीं था, परस्पर प्रेम था। जब से आक्रमणकारियों का आगमन हुआ, युद्धों का सिलसिला शुरू हुआ, हिंसात्मक प्रवृत्तियां बढ़ी और फिर आक्रमण और प्रत्याक्रमण हुए। जो युद्धों की बात आती है, कोई भी सत्ता, बाहरी शक्ति जब आती है, सत्ता स्थापित होती, तो युद्ध अनिवार्य होता है। युद्ध में जो पराजित होता है उस पर हावी हो जाती हैं विजेता जातियां। यही हुआ। और तुम देखिए कि जब आर्यों का दबदबा यहाँ हो गया, तो फिर यहाँ उनकी संस्कृति स्थापित हुई और वो संस्कृति अहिंसात्मक नहीं थी, हिंसात्मक थी। जितने भी अश्वमेध यज्ञ वगैरह ये सब होते रहे, वो हिंसा से उसका सरोकार था। हाँ, केवल सीधी लड़ाइयां नहीं हुई, बहुत कुछ छिप करके हुआ, बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ के अपने मूल निवासी थे, उनको हराना मुश्किल था। तो इस प्रकार से आए और फिर उनके साथ कई कर्मकांड आए, कई ये यज्ञ वगैरह की बातें आई, और इस प्रकार से उस समय जो हमारी दिनचर्या थी उसमें धीरे धीरे बदलाव हुए। लोगों ने उसको स्वीकार करना शुरू किया। अब रही बात कि उसके बाद कालांतर में फिर और दूसरी जातियां आई, इस्लाम मतावलंबी थे वे लोग। उन लोगों ने फिर अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की। यहाँ भी युद्ध हुए, लोगों ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन आपसी फूट के कारण भारत की संस्कृति में तब तक, माने इस्लाम के आक्रमण के पहले के समय तक काफी विभेद हो गया था। वर्ण व्यवस्था मजबूत हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप हुआ कि मिलकर के एक आक्रमण करने की प्रवृत्ति नहीं रही। कुछ थोड़े से एक विशेष समुदाय के लोगों को ही लड़ने का अधिकार दिया गया, बाकी लोग लड़े नहीं। परिणाम स्वरूप पराजय हुई। उसके बाद सत्ता स्थापित हो गई। फिर उनके जो संस्कार थे उसके हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में इस्लामी रीति रिवाज के अनुसार प्रभाव हुआ। काफी फिर मेल जोल हुआ, शादी विवाह तक भी शुरू हुए। तो इस प्रकार से भारत की जो संस्कृति है वो मिश्रित संस्कृति है। मैं एक बात और बता दूं कि जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो तब भी हम इसलिए पराजित हुए कि मिलकर हम लड़ नहीं पाए। उस समय भी कुछ लोगों ने, जब यहाँ तक देखिए मुसलमानों का बिल्कुल भारतीयकरण हो चुका था, लेकिन उस समय भी हिंदू मुसलमान का कुछ बीज था ऐसा, जिसके चलते परस्पर सहयोग नहीं बना और ये अंग्रेज
हावी हुए। अंग्रेज हावी हुए तो उनके अपने धर्म भी हावी हुए, यहाँ भी चर्च बनाए गए और भी तरह की बातें आई। हाँ, एक बात जरूर है कि अंग्रेजों के आने से नुकसान तो हुआ, कुछ फायदे भी हुए। फायदा ये कि अंग्रेज ये सब वर्ण व्यवस्था, जात पात, ये सब का भेदभाव नहीं करते थे। इससे कुछ लोगों को आपत्ति भी हुई कि ये लोग कैसे हैं, भेदभाव नहीं करते। दरअसल उनके यहाँ ये हिसाब कुछ नहीं था, सारे लोग एक जैसे थे। उन्होंने चाहे वो कानून माने अपराध के लिए दंड देने का विधान हो, चाहे पढ़ने लिखने का विधान हो, सबके लिए खोल दिया, सबके लिए एक रूपता की व्यवस्था की अंग्रेजों ने। यह अच्छी बात कही जा सकती है। यहाँ का धन लूटा, यह बहुत बुरी बात कही जा सकती है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत की जो संस्कृति है, बिहार की जो संस्कृति है, एक मिश्रित संस्कृति है, एक मिली जुली संस्कृति है। इसमें आर्यों से लेकर के अब तक की जितनी विदेशी प्रजातियां भारत में आई हैं, उन सब की संस्कृति का मेलजोल है। हम इसको एक सुंदरता के रूप में लें तो अच्छा है। एक विविधता है, एक सौंदर्य है इसमें। इतनी सारी खूबियां किसी एक देश में मिलना मुश्किल है, ये हिंदुस्तान में ही संभव है। हर तरह के, हम ईसाइयों के त्योहार भी मनाते हैं, हम इस्लाम के त्योहार भी मनाते हैं, हिंदुओं के भी मनाते हैं, जो प्रकृति पूजक आदिवासी थे उनके त्योहार भी मनाते हैं। तो सांस्कृतिक दृष्टि से हम काफी संपन्न हैं, काफी समृद्ध हैं हम, और हमें इस पर गर्व होता है। विदेशियों को तो आश्चर्य होता है कि इतनी विविधता के बावजूद भारत एक कैसे है। यह बहुत बड़ी बात है। एक कोई बात ऐसी, मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि कोई बात है कि ऐसी जिसके कारण हमारी हस्ती मिटती नहीं है। तो ये जो विशेषता है कि हम विभिन्नताओं के बीच भी हम एकता कायम किए हुए हैं, यह बहुत अच्छी बात है। वर्तमान समय में एक बात ध्यान देने लायक है कि जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है, इसमें हम देखते हैं कि ये राजनेता जनता को उल्लू बनाने में सफल हो जा रहे हैं। वोट के लिए संप्रदाय की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, क्षेत्र की राजनीति कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश, जब हमारा संविधान कहता है हम भारत के लोग, तो हम भारत के सभी लोग हैं। यहाँ की एक लड़की, एक स्त्री, वो बस स्त्री है, वो पूरे भारत की बेटी है या माँ है, बहन है। पर ऐसा हो नहीं रहा है, यह दुर्भाग्य है हमारे देश का। हमें अपनी उस मिश्रित संस्कृति को बनाए रखना है, तो इस बात की पहल अवश्य करनी चाहिए कि हम सबके साथ मेल जोल बढ़ाएं, सबके साथ हार्दिक अपनापन दिखाएं, वरना यह देश काफी कमजोर होता चला जा रहा है। सांस्कृतिक तौर पर जो सौंदर्य हमारे देश में विद्यमान है, कितना अच्छा लगता है जब हम मुहर्रम का ताजिया भी देखते हैं, दुर्गा पूजा का आयोजन भी करते हैं, और फिर गुड फ्राइडे के समय में चर्चों की सजावट को भी देखते हैं। ये तमाम बातें इस देश की सुंदरता हैं। एक बात तो मान लेनी चाहिए साहब कि इतनी बड़ी संख्या में भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग हैं, बड़ी संख्या में हैं, तो उनके साथ विवाद करके हम देश का सत्यानाश ही करेंगे। मिलजुल करके रहेंगे तो तरक्की करेंगे। यह भ्रम भी मन से निकाल दिया जाना चाहिए कि हम किसी समूह विशेष की उपेक्षा करके जी लेंगे, यह मानवीय भी नहीं है। एक और भारत हमारा कहता है कि हम धर्म प्रधान देश हैं। धर्म का मतलब नैतिकता से होता है, और नैतिकता कहती है कि हम दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करें। हमारे देश में महात्मा बुद्ध और महावीर जैसे लोग हुए जिन्होंने अहिंसा का पथ अनुगमन किया, अहिंसा का रास्ता अपनाया। अगर वो स्थिति अभी बनी रहती है तो निश्चय ही भारत का कल्याण होगा, वरना जिस तरह से आपसी द्वंद्व बढ़ रहा है,
संघर्ष बढ़ रहा है, इससे भारत का भाग्य फूट सकता है। मित्रों, मैं थोड़ी सी चर्चा अब राजनीति की करना चाहता हूं। बिहार की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिहार में आपको पता है कि मगध साम्राज्य और उधर जो ब्रिजी साम्राज्य रहा है, एक समय 16 जनपद। तो ये जो आजकल का हाजीपुर कहलाता है, वह बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। और इधर उत्तर बिहार में, आज का उत्तर बिहार कह लेंगे, पाटलिपुत्र हो, राजगिरी हो, ये राजनीति के केंद्र थे। अब ये देखिए कि उस समय से जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल था, अशोक का शासन काल था, तो कितना समृद्ध था हमारा देश, माने हमारा बिहार राज्य। बिहार की गरिमा पर ध्यान देना है तो हमें इस बात ध्यान देना ही होगा कि हमारा राजनीतिक गौरव बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। हमारे लिए क्षेत्र विस्तार बहुत मायने नहीं रखता। हम उन मूल्यों को जीना चाहते थे जिसमें सबका भला निहित हो। जब लिच्छवियों का शासन था आज के उत्तर बिहार में, तब भी काफी समृद्धि थी, काफी आपसी सद्व्यवहार था। जब अजात शत्रु ने क्षेत्र का विस्तार किया, तब भी स्थितियां कुल मिलाकर के अच्छी ही थी। अब ये देखिए कि उसके बाद से राजनीतिक गतिविधियां, अभी हम कहते हैं लोकतंत्र की बात करती है पूरी दुनिया की, बहुत बढ़िया शासन प्रणाली है। ये लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था की जड़ आपको खोजनी हो तो आपको बिहार जाना पड़ेगा, लिच्छवियों के पास। आपको शक्तिशाली संगठन शक्ति का केंद्र ढूंढना होगा तो आपको मगध जाना पड़ेगा। आपको चंद्रगुप्त और चाणक्य से सीख लेनी ही पड़ेगी, तभी आप समृद्ध होंगे। इसलिए हमारे बिहार का राष्ट्रीय गौरव अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। और तो और वो बाद के वर्षों में जो हमारे बहुत बड़े नेता हुए, मैं कहते हूं कि जब देश को आजादी मिली तो बिहार ने देश को राष्ट्रपति दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। बाद में जब भी एक विशेष आंदोलन खड़ा हुआ, मेरा मतलब है कि आजादी के अनेक वर्षों बाद जब अव्यवस्था काफी फैल गई थी इंदिरा कांग्रेस के दौरान, इंदिरा के प्रधानमंत्रित्व काल में, तो पूरे देश में संपूर्ण क्रांति हुई थी। उसका मुखालफत करने के लिए हमारे पास जो नेता आए थे वो भी बिहार से थे, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार के ही थे। एक बात और मैं बता दूं कि बिहार की राजनीतिक हैसियत ऐसी है कि इसके संकेतों के बिना देश का शासन चल नहीं सकता। इसकी असली चाबी बिहार में है। बिहार में जो वैचारिक कुलबुलाहट होती है उसका प्रभाव दूरगामी होता है, बहुत दूरगामी होता है। अभी जो कुछ घटित हो रहा है, नए नए समीकरण बन रहे हैं, चुनाव का दौर है, बहुत रोचक होता है आजकल कार्यक्रम को देखना। हम सब देखते हैं, बहुत कभी कभी आश्चर्य होता है, आनंद भी आता है। कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि राजनीतिक जागृति अब काफी बढ़ गई है, लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। हमने अपने बचपन में देखा था, गांव में कुछ चंद लोग बस मुहर मार देते थे, बस बाकी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं। अभी एक एक आदमी अपने वोट के प्रति सचेत हुआ, यानी हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। और किसी भी तरह की फिरका परस्ती अब नहीं चलेगी। यहाँ देश को बांटने की कोशिश होती है, धर्म के नाम पर, वर्ण के नाम पर, ये सब चलने वाली नहीं है। बिल्कुल जनता बहुत समझदार हो गई है, उन चक्रों में आने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है भारत का राजनीतिक भविष्य सुंदर है और इस सुंदर भविष्य को बनाने में भारत का, विशेष करके बिहार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
मित्रों, आप लोगों ने मुझे स्नेह दिया, आपने बुलाया अपने पास। यह मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मैं आपका ही हूँ और आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। जो छात्र छात्राएं उपस्थित हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, मैं उन्हें साधुवाद देता हूं और सभी मित्रों को नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद महाशय, आपने कुछ पुरानी बातों को याद दिलाया। गड़ताब होने का गम नहीं, गड़ताब इस बात का जहाँ किश्ती हमारी डूबी वहाँ पानी बहुत कम था। इतनी बड़े जनसंख्या के साथ हम हार गए, हम गुलाम बन गए, ये हमारी गलती थी। और मैं यह कहना चाहूँगा, हिंदू धर्म के उदय के बाद यदि भारत में कोई अन्य धर्मों का उदय हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, वह भी बिहार से हुआ। और वह सारनाथ जाकर के बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया, जो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो मुझे उम्मीद है जो फिर बिहार अपना पुराना गौरव वापस करेगा। मैं भी यह भी जानता हूँ, बिहार इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि विहार से बिहार बना। विहार, वह यहाँ बहुत सारे बौद्ध मठ हैं, जहाँ लोग विहार करते थे, वह टर्म बिहार में बदल गया और बिहार की राजधानी पाटलिपुत्रा बनी। और पाटलिपुत्रा बनी, वैसे बिहार की यह पहली राजधानी नहीं है। बिहार की पहली राजधानी राजगृह या परिव्राजक, जो आजकल राजगीर के नाम से जाना जाता है, दूसरी राजधानी उसकी वैशाली थी और तीसरी राजधानी उसकी पाटलिपुत्र बनी, जो आज भी पटना के नाम से प्रसिद्ध है। मुगल काल में इसका नाम अजीमाबाद पड़ा। धन्यवाद सर, आपने अपनी विचार रखा। अब मैं अपने आचार्य स्नातकोत्तर गणित शिक्षक श्री विमल कुमार जी को आग्रह करूंगा अपने विचार रखें, जो गया की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अपने प्रकाश डालेंगे। सभी को नमस्कार। परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, उपराचार्य महोदय, विद्वान साथियों, छात्र एवं छात्राओं, आज बोध गया की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में मुझे बोलने का अवसर मिला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस पर बोलते हुए, क्योंकि उस के सेंटर में मैं 5-6 साल बिताया हूं और पढ़ाई लिखाई में वहीं से किया हूं। बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 101 किलोमीटर दूर पर बोधगया अवस्थित है। एक गया से सटा एक छोटा सा शहर है। इसके आसपास गया बड़ा शहर है, उसी सटा हुआ बोधगया एक शहर है। बोधगया में बोधि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण बन गया। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। करीब 500 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध फाल्गु नदी के तट पर पहुंचे, बोधि पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठे। 3 दिन और रात के तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद वे बुद्ध के नाम से जाने गए। इसके बाद भगवान बुद्ध ने 7 हफ्ते अलग अलग जगहों पर ध्यान करते हुए बिताया और फिर सारनाथ जाकर धर्म का प्रचार शुरू कर दिए। भगवान बुद्ध को वैशाख महीने के पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस दिन को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। आज भी हम लोग मनाते हैं। आज जिसे हम लोग आज हम लोग जैसे फाल्गु नदी के आज हम लोग जैसे फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं, पहले इसका नाम निरंजना था।
जिस स्थल को हम लोग बोध गया के नाम से जानते हैं, इसका नाम पहले उरुवेला था। बाद में गांव संबोधि, बैजरसना, यहाँ महाबोधि नामों से जाना जाने लगा। बोध गया शब्द का उल्लेख 18वीं शताब्दी से मिलने लगता है। कहा जाता है कि महाबोधि मंदिर में स्थापित बुद्ध की मूर्ति स्वयं बुद्ध के द्वारा बनाया हुआ है। जब इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो इसमें बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन लंबे समय तक कोई शिल्पकार नहीं मिला तो भगवान बुद्ध की आकर्षक मूर्ति बना सके। तब अचानक एक दिन एक व्यक्ति आया और मूर्ति बनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उसने शर्त रखा कि एक पत्थर का स्तंभ और लैंप का व्यवस्था किया जाए। इसके लिए 6 माह का समय दिया जाए और समय से पहले मंदिर का दरवाजा कोई नहीं खोले। सभी शर्तें मान ली गई, लेकिन व्यग्र गांव वासियों से समय से पहले 4 दिन पूर्व मंदिर के दरवाजे को खोल दिया गया। गांव वासियों ने देखा कि मंदिर के अंदर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी, जिसका हर अंग आकर्षक था सिवाय छाती का, क्योंकि छाती वाला भाग पूर्ण रूप से तराशा नहीं गया था। बुद्ध के ज्ञान की यह भूमि बौद्धों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। पक्षियों की चहचहाहट के बीच बुद्धम शरणम गच्छामि की हल्की ध्वनि अनोखी शांति प्रदान करती है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के 250 साल बाद राजा अशोक बोध गया गए। माना जाता है कि उन्होंने महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया। 19वीं सदी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस मंदिर का मरम्मत कराई। 1883 ईस्वी में मरम्मत के बाद इस मंदिर का पुराने रूप में प्रादुर्भाव हुआ। महाबोधि मंदिर की मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में है। यह मूर्ति उसी जगह स्थापित है जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ अन्य दर्शनीय स्थल में तिब्बतियन मठ, बर्मी विहार, थाई मठ, इंडोसन निपन जापानी मंदिर, चीनी मंदिर, वियतनामी मंदिर। यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची बुद्ध मूर्ति जो कि 6 फीट ऊंचे कमल के फूल पर स्थापित है और 10 फीट ऊंचे आधार पर बनी है। इसकी ऊंचाई करीब 80 फीट है। तो मैं जो महाबोधि मंदिर के बारे में कुछ मुझे बोलने के लिए कहा गया था, इसके बारे में अपने कुछ विचार को रखा। धन्यवाद सभी लोगों को। धन्यवाद महाशय, अपने विचार रखे। जैसा कि हम जानते हैं बौद्ध धर्म की शुरुआत बिहार से हुई और बौद्ध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बौद्ध मतलब एनलाइटेनमेंट हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक बात यह भी बताना मैं चाहता हूँ, बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन है। वह किसी स्टैचू वर्शिप या भगवान में विश्वास नहीं करते। फिर भी बौद्ध अर्थात बुद्धिस्ट जो हैं, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, वो भगवान की पूजा करते हैं। करीबन 500 वर्षों के बाद भगवान बुद्ध के मरने के बाद यह शुरू हुआ और भारत में 2 तरह के मूर्ति बनते हैं। आपने मूर्ति की चर्चा की। एक है मथुरा कला आर्ट और दूसरा है गांधार कला आर्ट। जब इंडो आर्यंस रूलर इंडिया में आए, इंडो ग्रीक रूलर इंडिया में रूल करने आए, उन्होंने पाकिस्तान के गांधार नामक जगह में काले पत्थर से मूर्ति को तराशा गया। और बुद्ध ऐसे व्यक्ति हैं जो पहली बार पूजा की गई, किसी भगवान के रूप में उनकी पूजा किया गया। तो बुद्धिज्म 2 भाग में बट गया। एक कहा गया हीनयाना और दूसरा कहा गया महायाना। जो भगवान बुद्ध के स्टैचू की पूजा किए वो महायान कहलाए अर्थात ग्रेटर व्हील कहलाए। और जो पूजा नहीं किए, बौद्ध दर्शन को सिर्फ फॉलो किए, उस सिद्धांत को फॉलो किए, उनको हीनयान बोला गया। तो बुद्धिज्म भी 2 भाग में बट गया, हीनयान और महायान। और यह देखते हैं कि आज भी यह नास्तिक दर्शन है। यदि कोई हिंदू मगध क्षेत्र, पटना क्षेत्र में मरना नहीं चाहता है, क्योंकि यह कहा जाता है यदि मगध क्षेत्र में मरेंगे तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। धन्यवाद सर, आपने प्रकाश डाला। अब मैं स्कूल की छात्रा 11वीं की है,
11वीं की छात्रा स्नेहा पंडित को आग्रह करता हूं अपने विचार व्यक्त करने के लिए जो मधुबनी पेंटिंग पे बोलेगी। स्नेहा पंडित, मधुबनी चित्रकला पर आपका विषय है। स्नेहा पंडित। यस सर। स्नेहा, हाँ यस, शुरू करो। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, अध्यापक गण और एवं मेरे उपस्थित सहपाठियों, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं स्नेहा बिहार के प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला के संदर्भ में बोलने जा रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, भारत रचनात्मक कला और संस्कृति का देश है। मधुबनी चित्रकला भारत के विदेशों में सबसे प्रसिद्ध कलाओं में से एक है। इस चित्रकला की शैली को आज भी बिहार के कुछ हिस्सों में प्रयोग किया जाता है, खासकर मिथिला में। चूंकि मिथिला में से ही इसकी चित्रों के रूप में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन कलाओं में इस अनूठी शैली का इस्तेमाल महिलाएं अपने घरों और दरवाजों को सजाने के लिए किया करती थी। मधुबनी बिहार का एक जिला है। यह चित्रकारी मधुबनी जिले की स्थानीय कला है, इसलिए इसका मधुबनी चित्रकला पड़ा, इसका नाम मधुबनी चित्रकला पड़ा। यह कला प्रकृति और पौराणिक कथाओं की तस्वीरों, विवाह और जन्म के चक्र जैसी विभिन्न कथाओं पर घटित उसको चित्रित किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग सामान्य भगवान श्री कृष्ण, रामायण के दृश्य जैसे भगवानों की छवियों को और धार्मिक विषयों पर आधारित है। इतिहास के अनुसार इस कला की उत्पत्ति रामायण युग में हुई थी। धन्यवाद। धन्यवाद स्नेहा पंडित। अब मैं कक्षा 12 के छात्र मास्टर दिव्यांशु को बुलाना चाहूंगा जो अपने विचार व्यक्त करेंगे। दिव्यांशु। सर, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। प्राचार्य महोदया, उप प्राचार्य महोदय और सभी महानुभावों को मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम। यहीं से हम दिव्यांशु कक्षा 12वीं बिहार के एक बेटे आप सभी को बिहार के कुछ सपूतों के बारे में बताएंगे। नवरात्रि का समय चल रहा है तो नारी से शुरू करना चाहूंगा। हर बिहारी को गर्व है कि माँ सीता जिस भूमि पर पली बड़ी उसी जमीन पर वो भी जन्मा। ये ईश्वरों की भूमि है। ना सिर्फ माँ सीता बल्कि भगवान बुद्ध और महावीर ने भी इस भूमि को तृप्त किया है। इस धरती ने ना सिर्फ हिंदू, जैन और बुद्ध धर्म को उसके भगवान दिए बल्कि सिखों को भी उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी दिए। अब राजाओं की बात करें तो महापद्मनंद और धनानंद जैसे महान नंद राजा हुए। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सराहना तो यूनानियों ने भी की। महान सम्राट अशोक की जन्म एवं कर्म भूमि यही है। यहीं उन्होंने चाणक्य से ज्ञान प्राप्त किया और यहीं से उन्होंने लगभग पूरे भारतवर्ष को एक अखंड राष्ट्र बनाया। इस माटी की खूबसूरती तो देखिए। जिन अशोक ने भारतवर्ष को जोड़ने के लिए हिंसा की, उसी की माटी से जन्मे एक साधु रूपी भगवान की अहिंसा और धम्मा का संदेश अशोक नहीं पहुंचाया। चाणक्य कहें या कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र और जीवन को अपनी नीतियों से एक नई राह दिखाई, उनकी भी कर्मभूमि यही है। आर्यभट्ट ने भी अपने कर्म यहीं संपूर्ण किए। जब ज्ञानियों की बात हो ही रही है तो मैथिली और हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि बाबा नागार्जुन, जिन्हें जन कवि भी कहा जाता था, उनको कैसे भूल जाए। इनकी कविताओं की बात ही कुछ और है और इनका व्यक्तित्व भी उतना ही सरल और अडिग है। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी भी एक बिहारी थे। कुंवर सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी यहीं के सपूत थे। इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर और अडिग हस्ती को भी जिन्होंने झुका दिया और विद्यार्थियों को उनकी ताकत का सही एहसास कराया, वो जयप्रकाश नारायण भी बिहारी थे। अब बात कुछ मनोरंजन की करें तो शारदा सिन्हा जी, जिनके गीत छठ पर्व में सब जगह बजते हैं, पूरे भारतवर्ष में बजते हैं। उदित नारायण जी, शत्रुघ्न सिन्हा,
मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी और सुशांत सिंह राजपूत जैसे अति उत्तम कलाकार बिहार को भेंट किए हैं इस देश में। आखिर में तो मैं बस कुछ ऐसे सपूतों के बारे में कहना चाहूंगा जिन्हें उनके हक की प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान बिहार के सैनिकों और किसानों ने सच कर दिखाया है। एक आखिर में बचते हैं वो लोग जो दिल्ली, बंबई जैसे बड़े शहरों की रीढ़ की हड्डी है, तब भी उनका शोषण और अपमान ही हुआ है। प्रवासी मजदूर, आपने भी देखा होगा या सुना होगा कि जब इस लॉकडाउन के वक्त सब मजदूर घर आ गए तो कैसे ये सभी कभी न सोने वाले शहर भी अधमरे से हो गए, लेकिन तब पर भी इन लोगों के सम्मान में कोई सुधार नहीं आया। आप सभी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों को इनके हक का सम्मान दे और इनकी भी उतनी ही इज्जत करे जितनी किसी और महापुरुष की करते हैं। एक बिहारी सब पे भारी। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद। धन्यवाद दिव्यांशु। अब मैं अक्षत अपूर्व जो 12वीं के छात्र हैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, जो जिस क्षेत्र से वो आते हैं उस क्षेत्र की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालेंगे। अक्षत अपूर्व। धन्यवाद सर। आदरणीय प्राचार्य महोदया और उप प्राचार्य महोदय और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। मैं अक्षत कक्षा 12वीं ई का छात्र एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार की सांस्कृतिक इतिहास एवं परंपराएं में अपने विषय कोशी अंचल के इतिहास के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। बिहार राज्य की ये महान नदी हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। वर्तमान में ये नदी हिमालय से निकलती है और उत्तर बिहार के कुछ जिले जैसे अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, खगड़िया आदि जिलों में बहती है। 1954 में केंद्र सरकार ने इसके दोनों किनारों पर बांध बनाया और पानी को रोककर बिजली बनाने की व्यवस्था की। लेकिन कोसी नदी और कोसी अंचल का इतिहास इससे भी पुराना और महान रहा है। कोसी अंचल पहले मिथिला अंचल में आता था, जो पहचान में तब आया जब आर्य समाज के लोग ने वहां अपनी राजधानी विदेहा की स्थापना की। तो असल में कोसी अंचल का इतिहास सन 1100 ईसा पूर्व से है। पहले बिहार बंगाल का हिस्सा हुआ करता था और उस समय नवाबों का राज था। नवाबों ने अपने कार्यकाल में भी इस कोसी नदी और कोसी अंचल का काफी सही तरीके से उपयोग किया, जैसे व्यापार के द्वारा, और अंचल की काफी उन्नति भी हुई। लेकिन पलासी के युद्ध के बाद नवाबों का शासन खत्म हो गया और अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। अंग्रेजों ने भी कोसी अंचल का काफी उपयोग किया। उन्होंने यहाँ सेना के कैंटोनमेंट भी बनाए एवं यहाँ के निवासी किसानों के मदद से उपजाए हुए फसल जैसे मकई, मखान, बांस का व्यापार पूरे देश में किया और देश के बाहर भी। अंग्रेजों के काल में बिहार को 16 जिलों में बांटा गया। इनमें से एक जिला सहरसा, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, कोसी नदी और पूरे कोसी अंचल के लिए अति आवश्यक रहा है। तो मैं सहरसा जिले पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। सहरसा जिला जो भारत में ब्राह्मणों की सभ्यता की सबसे पहली जगहों में से एक है। इस धरती ने इस देश को बहुत से महापुरुष दिए हैं। यहाँ की प्रमुख भाषा मैथिली है। इन सब के अलावा सहरसा पहले मुंगेर और भागलपुर जिले में आता था, लेकिन 1 अप्रैल 1954 को ये एक अलग जिला घोषित किया गया और इसे कोसी अंचल का मुख्यालय भी घोषित किया गया। तो सहरसा जिला कोसी अंचल और आसपास के सभी जिलों के लिए बहुत आवश्यक है। नवाब, अगर हम इसके आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो नवाबों से होते हुए ब्रिटिश काल और अभी वर्तमान के समय में भी यह आर्थिक स्थिति से काफी अच्छा रहा है और आगे भी उन्नति कर रहा है। मखान, मकई, इन सब के अलावा यहाँ चावल, आम, लीची, बांस की उपज भी बहुत अच्छी रही है और समय के साथ और अच्छी होती जा रही है। वर्तमान में केंद्र सरकार ने कोसी नदी और कोसी अंचल के लिए और भी नए कार्य शुरू करवाए हैं, जैसे महासेतु रेल की योजना है,
जिसे कोसी अंचल को बाहरी राज्यों से भी रेल के पटरी के द्वारा जोड़ा जाएगा। इससे इस अंचल में रह रहे लोगों को काफी फायदा होगा उनके व्यापार के लिए, और उनकी जीवन और भी ज्यादा सरल होगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कोसी नदी ने बहुत बार बिहार को क्षतिग्रस्त किया है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि कोसी नदी के कारण ही यहाँ इस अंचल और बिहार राज्य में बहुत उन्नति हुई है, और ये इतिहास में अपनी पहचान बनाए हुए है और हमेशा बनाए रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद दिव्यांशु, आपने अपने क्षेत्र के ऊपर प्रकाश डाला। सर अक्षत पूरा आपने अपने क्षेत्र के विशेषताओं को बताया। कोसी नदी को शोक नदी बताया। कोसी शोक नदी बिहार की है तो दामोदर बंगाल की शोक नदी है और हुआंग चीन की शोक नदी है। मगर नदी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं होता है। आपने उसकी अच्छाइयों पर भी प्रकाश डाला। धन्यवाद। अब मैं कुमारी श्रेया झा को बुलाना चाहूँगा जो अपने विचार व्यक्त करें। कुमारी श्रेया झा 11वीं डी की छात्रा। धन्यवाद सर। हाँ। धन्यवाद सर। आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य महोदय और एवं शिक्षकगणों और शिक्षकानियों, वे सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं श्रेया झा कक्षा 11 की छात्रा आपके समक्ष भाषण लेके प्रस्तुत हूँ। मेरा भाषण का विषय है शिक्षा, बिहार की शिक्षा। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को हिंदी में बोलूँ तो शायद बिहार के लिए थोड़ा गम होगा, क्योंकि बिहार की बेटी होने के कारण मुझे इसी चीज़ को मैथिली में बोलना चाहिए, जो कि सबसे बिहार की प्रमुख भाषाओं में एक आती है। तो शुरू करते हैं। तो शिक्षा अहाँ के हिसाब से शिक्षा की छियै? शिक्षा ओ होइ छै जे अगर अहाँ पढ़े छियै, एगो विद्यार्थी के निखारे छै शिक्षा, विद्यार्थी के नया रंग आने छै शिक्षा, ओ होइ छै शिक्षा। अगर बिहार के शिक्षा लऽ के चलू तो हम देखने छियै कि बिहार के लोग जखने बिहार के तरफ अगर केओ बात घुमबै छै या बिहार के तरफ देखै छै तो लोग सोचै छै अरे तो बिहार के शिक्षा छियै, बिहार में की पढ़ायल जाइ छै, बिहार में तो किछु नहीं होइ छै, बिहार से कते बच्चा निकलते छै, बिहार में तो नहीं नकल लऽ के निकल जाइ छै लोग। लेकिन ये गलत छै। बिहार का वह चीज देखबे ला हम अहाँके बतबै छी कि ऐसे अगर कते साल पहले अहाँ देखो, 100 सालों से 500 सालों से अगर पुराना देखल जाए तो बिहार में सबसे अगर विश्वविद्यालय बनना शुरू भेले तो सबसे पहले विद्यार्थी और जे विद्या के अथी रहे, ज्ञान रहे से बिहारी में शुरू भेले। बिहार में सबसे पहले विश्वविद्यालय बनना शुरू भेले। बिहार सबसे प्रमुख केंद्र रहे पढ़ाई का। जतो से 15 ईस्वी से देखल जाए तो पहला विश्वविद्यालय बनना शुरू भेले, लेकिन किछ कारण हलमतकारी के कारण वो आबि के ओतो अथी हमला करे के कारण विश्वविद्यालय रुक गेले। विश्वविद्यालय रुके के कारण लोग के और परेशानी भेले और विद्यार्थी सबके और परेशानी के कारण विद्या बंद भेले। दोसर बेर में जखन शुरुआत भेले फिर सबसे पहले शिक्षाविद, सबसे पहले बिहार के शिक्षाविद जे सत्येंद्र नारायण सिन्हा छलखिन से आबि के नया विश्वविद्यालय शुरू केलखिन और वो सबसे पहले विश्वविद्यालय शुरू करेगा सबसे पहले अथी रहथिन। वो 1960 में विश्वविद्यालय बहुत सारा केंद्र बनेलखिन, जेना विज्ञान का, चित्रकला का, गणित का, तरह तरह का विश्वविद्यालय बनले, तरह तरह का पढ़ाई शुरू केलके, बहुत सारा पढ़ाई शुरू भेले ही हो। लेकिन अब अगर हम शुरू करो कि पढ़ाई के साथ साथ विश्वविद्यालय तो बन गेले, लेकिन ओकर बाद आगे का पढ़ाई शुरू भेले कि नहीं ई तो अहाँके सोचे पड़त। लेकिन अगर हम शुरुआत करो अथी से कि विश्वविद्यालय बनले जरूर, लेकिन ओकर बाद पढ़ाई आधा बंद भ गेले, क्योंकि लोग कहे लागले जते पढ़ाई विश्वविद्यालय नहीं रहे होते आबादी ज्यादा बढ़े लागले। आबादी के कारण विश्वविद्यालय के जते अथी रहे विद्यार्थी सब दोसर जगह में जाकर पढ़े लागले। बिहार में सब चीज छे, लेकिन जते अगर देखल जाए तो आबादी सबसे बेसी। आबादी के कारण विद्यार्थी के दोसर जगह पर जाए पड़े छे पढ़े ला। आबादी के कारण छे कि शिक्षक जते बेसी कम होय छे ओते के विद्यार्थी के बेसी जगह पर जाकर दोसर जगह से शिक्षा लिया पड़े छे। बहुत लोग तो यो कह दिल के यहाँ देखे के कारण दोसर राज्य के नेता कते लोग कह लगले कि बिहार में किछ शिक्षा चाहिए नहीं, बिहार में सबसे कम शिक्षा होय छे और बिहार के विद्यार्थी सब एकदम बेकार छे। लेकिन एहन बात नहीं छे। बिहार के आबादी के कारण लोग दूर
पढ़ाई करे ला जाए छे। और अगर अहाँ सर्वे में देखिए तो बिहार सबसे बेसी अगर देखल जाए तो बिहार में अहाँ का IIM लिया, IIT लिया, एम्स लिया, ISCR लिया, मेडिकल्स में लाइन में देखू तो सबसे पहले बिहारे आवे छे। बिहार का टॉपर परसेंटेज सब राज्य से बेसी छे। बिहार में एते के नहीं, टॉपर परसेंटेज के छोड़ दियो, अगर अहाँ BCF इंटरव्यूजो में जाओ तो टॉपर परसेंटेज के जते बिहार का अथी छे से कोनो राज्य में नहीं छे। एते क्यों नहीं, बिहार के पढ़ाई दिन पर दिन बढ़ल जा रहल छे। अगर हम साक्षरता दर से अगर हम देखल जाए कि 6 से 12 से एज के बच्चा सब जे पहले 2000 अगर हम 2006 के रिपोर्ट अहाँ के बताई कि सिर्फ सिर्फ 9% रहे, 9% सिर्फ रहे ओकर अथी परसेंटेज, और अखन आब अगर अहाँ 2009 या 2012 के देखबे तो सोच के 15% बढ़ले हन। तो एक गर्व के बात है कि बिहार के पढ़ाई दिन पर दिन बढ़ल जा रहल छे। मानल जाए छे कि बिहार सबसे थर्ड लोएस्ट अथी में आवे छे लिटरेसी रेट में, जकर परसेंटेज 70.9% छे। पर एमे कोनो शर्म के बात छे, लेकिन कि एमे कोनो शर्म के बात नहीं छे कि बिहार टॉपरों के रैंक में कम नहीं आवे छे। बिहार में आबादी ज्यादा छे, त्या दुआरे कनी कमी हो भ सके छे पढ़ाई का, कनी सरकार के कनी दिक्कत छे, त्या दुआरे बिहार के कनी पढ़ाई में कनी दिक्कत भ सके छे। लेकिन एकर मतलब ई नहीं छे कि बिहार कम छे कोनो राज्य से। बिहार हर जगह से संपूर्ण छे। बिहार हर पढ़ाई में आगे बढ़वे छे। बिहार का हर विश्वविद्यालय से लोग दूर दूर पढ़े ला आवे छे। और बिहार का तो सबसे प्रमुख विद्यालय जे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी छे, विश्वविद्यालय छे, तो लोग दूर दूर से आवे छे पढ़े ला, चाहे वो कतो को हो, पटना को हो, लखनऊ को हो, यूपी को हो, बंगाल को हो, कतो को हो, लेकिन लोग दूर दूर से आवे छे। तो आय के भाषण में तो खत्म करे छी कि बिहार चाहे केहनो हो, लेकिन बिहार के प्रमुख जते विश्वविद्यालय हो या पढ़ाई के ज्ञान हो कखनो कम नहीं हेते। धन्यवाद। हाँ, श्रेया झा अपन विचार ही मैथिली में रखली। पग पग पोखरी पान मखान, ललित बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांत प्रतीक, ललित नगर दरभंगा थी। मैथिली संस्कृति का केंद्र दरभंगा रहा है, इसके बारे में उन्होंने अपने विचार रखे। धन्यवाद श्रेया झा। अब मैं कुमारी अंजू को आमंत्रित करता हूं अपने विचार रखने के लिए। कुमारी अंजू 12वीं ई की छात्रा। कुमारी अंजू, अंजू है? अंजू, अंजू कुमारी? यस सर। हाँ बोलो। समय की थोड़ा सीमा है, थोड़ा शॉर्ट में बोलना। ठीक, चलिए। यस सर। प्रणाम सभी जनक के। हम अंजू कुमारी 12वीं की छात्र हैं। हम बिहार की कृषि का महत्व एवं बाढ़ की विभीषिका के बारे में बताइल चाहिए। तो आप सभी लोगन के पता बा कि कृषि हमारे देश का सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक मानल जाला। कृषि के बिना पूरा देश भूखा रह जाई। हालांकि पूरा भारत में खेती कल जाला, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य की खेती वजह से मशहूर बा। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर ही आधारित बा। बिहार लगभग 86% जनसंख्या कृषि व्यवसाय में लागल बा। गेहूं या बिहार के प्रमुख खेती गेहूं और धान के ध्यान में कइल जाला। यहाँ कृषि की विकास तेजी से बढ़ रहल बा। और आप सभी लोगन के पता बा कि कुछ महीना से बाढ़ के वजह से खेती की बहुत नुकसान हो गईल बा। बिहार के बाढ़ की विभीषिका विकराल रूप से ले बा। बाढ़ के वजह से कितना गांव की अस्तित्व खत्म हो गईल बा।
100 से ज्यादा लोगन के मृत्यु हो गई। इस मृत्यु से बाढ़ में कितने लइकन, छोट लइकन सब डूब के मृत्यु हो गई। और इस बार बिहार के 4 जिला सबसे ज्यादा बाढ़ के डब में डूब गइल बा, जिसमें मोतिहारी, समस्तीपुर, भागलपुर और आरैया की सबसे ज्यादा नुकसान भइल बा। बिहार के बाढ़ से 68 लाख लोग प्रभावित हो गइल बा। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बिहार में बूढ़ीगंड, बारामती, आधावाड़ा समूह, कमला बालन, कोसी, महानंदा और परमान नदी अलग अलग जगह पर खतरे से निशान से ऊपर बह रहल बा। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत और तनाव के काम चलत बा। अभी हर परिवार के 6 हजार रुपया के मदद सीधे खाते में भेजल जात बा सरकार के द्वारा। एकरा बाद खेती से नेक्सान का आकलन हुई और कृषि की सफलता हुई। धन्यवाद। धन्यवाद। उन्होंने अपने विचार को भोजपुरी भाषा में प्रस्तुत कि बिहार में मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका और बज्जिका भाषाएं प्रमुख है। उस 5 भाषाओं में से मैथिली अधिक समृद्ध माना जाता है और संविधान के अष्टम सूची की भाषा में एक भाषा यह है जो आप किसी भी भारतीय सेवा अर्थात इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी इस भाषा के माध्यम से लिख सकते हैं और एक विषय के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। मगही एक अति महत्वपूर्ण भाषा है, यह भी मैं आपको बताना चाहूँगा। मगही भाषा के उस रूप में विकास नहीं हुआ। भोजपुरी बोलने वालों की संख्या 5 करोड़ 10 लाख है, मैथिली बोलने वालों की 5 करोड़ है। और जो मौर्य पीरियड में अर्थात चंद्रगुप्त और अशोका के समय में और गुप्त काल के समय में ये ऑफिशियल लैंग्वेज था। उस प्राचीन भाषाओं में से गिनती है, ऑफिशियल लैंग्वेज था। कहीं न कहीं ये भाषा पिछड़ गई। तो अब मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच गया हूं। अंत में प्रज्ञा कुमारी एक मैथिली लोकगीत सुनाएगी। उससे पहले मैं अपने साथी शिक्षकों से आग्रह करना चाहूँगा, यदि आप में से कोई व्यक्ति, हमारे पास आपके नाम नहीं है, यदि कोई हमारे साथी सहयोगी इसमें अपने विचार प्रस्तुत करना चाहें तो उन्हें सादर आमंत्रित हैं और स्वागत है। यदि कोई करें तो अच्छी बात है। ठाकुर सर। हाँ ठाकुर सर, ये प्रोग्राम का अंतिम कार्यक्रम कौन सा है? ये जो है ना लोग आप यदि चाहें तो अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, अभी मैं करता हूं। ठीक, आइए। तो श्री डी.के. पंडित द्वारा स्नातकोत्तर भूगोल शिक्षक अपने विचार रखेंगे। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय पवन कुमार सर, विद्वान शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आज मैं जिस विषय पर अपने विचार को प्रस्तुत करने जा रहा हूं वह है बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में स्थित अंग प्रदेश के इतिहास पर संक्षिप्त विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी भागों की अधिक से अधिक जान, और अब यदि मैं अंग प्रदेश की बात करूं, इसका इतिहास भी बहुत ही पुराना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में हमारे देश में
16 महाजनपद के रूप में जाने जाते हैं। उसी 16 महाजनपदों में से एक अंग प्रदेश है। बोस सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो मेरी बातों को प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर 16 महाजनपदों का विवरण है, जिसमें आप देखेंगे कि भारत के पूर्वी हिस्से में मगध के पूर्वी भागों में स्थित अंग प्रदेश है, जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। चंपा नाम की एक नदी भी बहती है जो अंग को मगध से अलग करती थी, और यह चंपा नदी मुंगेर और भागलपुर की सीमा पर नाथनगर के पास, भागलपुर के पास यह नदी बहती है, और इसी नदी के किनारे चंपा नगर नाम का एक जगह है जो अंग प्रदेश की राजधानी हुआ करती है। तो मैं समझता हूं कि अंग प्रदेश के लोकेशन के संबंध में, इसकी अवस्थिति के संबंध में जानकारी मिल गई है। अब हम आगे देखना चाहेंगे कि अंग प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से कई प्रमुख जिले शामिल होते हैं, जैसे भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय इत्यादि। इन पूर्वी क्षेत्रों के सभी इस प्रदेशों में, अंग प्रदेश के एरिया में सारी चीजें रहती हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अंग प्रदेश का नाम अंग क्यों पड़ा, इसके संबंध में महाभारत और रामायण की कहानियों में भी इसका उल्लेख आता है। यदि हम महाभारत की कहानी को देखें तो अंग राजकुमार एक थे, जिनके नाम पर यह प्रदेश का नाम अंग प्रदेश पड़ा। और अंग जो राजकुमार थे वह सुतापा और सुदेशना नाम के राजा और रानी का पुत्र था। तो उसी अंग के नाम पर इस प्रदेश का नाम अंग पड़ा। ये महाभारत की कहानियों में मिलता है। यदि हम रामायण की कथा को देखें तो उसमें भी अंग प्रदेश का नामांकन इस रूप में हुआ कि जब कामदेव को जलाकर लॉर्ड शिवा ने भस्म कर दिया था, तो उसके अंगों को जिन क्षेत्रों में बिखेर दिया गया, इन्हीं क्षेत्रों के नाम पर इस प्रदेश का नाम अंग पड़ा। तो अंग प्रदेश की एक छोटी सी कहानियां दोनों ग्रंथों में भी मिलती है। नेक्स्ट हम देखना चाहेंगे कि महाभारत में कर्ण, जो दुर्योधन का परम मित्र था, इसके नाम पर भी अंग प्रदेश का राजा इसे बनाया गया। दुर्योधन ने अंग प्रदेश राजा कर्ण को अंग प्रदेश का राजा बनाया गया। जबकि आप महाभारत की कहानियों में जानते हैं कि कर्ण को सूत पुत्र कहा गया, परंतु दुर्योधन ने इसे अंग प्रदेश का राजा बनाकर इसे गौरवान्वित किया। फिर दूसरी कहानियों में अंग प्रदेश के रूप में आती है कि अगला आप देखेंगे कि अंग प्रदेश में अंग का जो एक अंग प्रदेश की प्रमुख एक जो शहर है वह है एक मुंगेर, और मुंगेर शहर की स्थापना पाल डायनेस्टी के राजा गोपाल ने किया था। और उसके बाद पाल डायनेस्टी के बाद जो धर्मपाल थे, उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो भागलपुर जिले में अवस्थित है। यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय वही विश्वविद्यालय है जिसकी ख्याति नालंदा तक्षशिला के समकक्ष प्राचीन समय में देखी जाती थी। तो इसका भी अपना महत्व है, और इसका ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हम कह सकते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अंग प्रदेश के प्रमुख शिक्षा संस्थानों में से
एक था। अब हम देखेंगे कि एक मुंगेर है जहां पर कि मीर कासिम का किला है। मीर कासिम का किला, ये मीर कासिम का किला आप इस रूप में जान सकते हैं, जब पलासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई हुई थी, तो सिराजुद्दौला की हार के बाद मीर जाफर बने थे यहाँ के नवाब। बंगाल के नवाब मीर जाफर के बाद मीर कासिम बने, परंतु मीर कासिम से भी ईस्ट इंडिया कंपनी के से अनबन हुई। उसके बाद ये बंगाल से भागकर अंग प्रदेश के पास गए और वहीं पर मुंगेर में इन्होंने अपना किला बनाया और यह मीर कासिम का किला के रूप में जाना जाता है। यह बात एक देखने लायक है कि मुंगेर के इस किले में एक सुरंग है, जो सुरंग को मैं दिखाना चाहूंगा। मीर कासिम द्वारा बनाया गया यह सुरंग मुंगेर के किले के अंदर है और यह ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों से बचने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए यह इसी सुरंग से गंगा नदी के साथ ये सुरंग जुड़ा हुआ था और इसी से उन्होंने अपनी जान बचाकर अपनी रक्षा की थी। तो यह सुरंग भी अंग प्रदेश के रूप में, मुंगेर के रूप में ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। परंतु वर्तमान समय में भूकंप की वजह से यह सुरंग क्षतिग्रस्त हो गया, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया। अंग प्रदेश की दो तीन और महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करना चाहूंगा। अंग प्रदेश में अब आप देखेंगे कि जो भागलपुर से दिल्ली की तरफ जो ट्रेन जाती है उसका नाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम पर विक्रमशिला एक्सप्रेस रखा गया है। उसी तरह हाल फिलहाल में भागलपुर से यशवंतपुर जाने वाली ट्रेन का नाम भी अंग सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो यशवंतपुर से भागलपुर और भागलपुर से यशवंतपुर की ओर जाती है। तो इस प्रकार इसका बहुत ही अंग प्रदेश का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। हम आशा करते हैं कि अंग प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बिहार और हमारे भारत के लिए अपनी अपूर्व छाप को पूरे देश में फैलाएगी और यह एक भारत और श्रेष्ठ भारत के अतीत को उजागर करेगी। इस प्रकार अंग प्रदेश के नाम पर ही एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि ये अंगिका भाषा अंग प्रदेश की भाषा है। जिस प्रकार की 5 प्रमुख भाषाओं में से जैसे मैथिली, मगही, अंगिका, भोजपुरी और बज्जिका, ये अंगिका जो भाषा है वह अंग प्रदेश की भाषा है। और इस प्रकार हम यह जानना चाहेंगे कि अंग प्रदेश का महत्व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बहुत अधिक है। इसी के साथ मैं अपना विचार यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। अच्छी प्रस्तुति के लिए आपको धन्यवाद। अंगराज कर्ण को बोला गया। जब महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण ने उन्हें पांडवों के पक्ष में करने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब दिया, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते हैं असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। धन्यवाद सर। अब मैं अंत में कुमारी प्रज्ञा को बुलाना चाहूंगा जो लोकगीत प्रस्तुत करके इस सभा की अंतिम कार्यक्रम को विराम दें। धन्यवाद सर। मैं फिर से एक विवाह गीत, सिया विवाह गीत, जिसमें रघुवर का मतलब हुआ श्री राम, और ये गाना श्री राम जब बाराती लेके आए थे तब गाया गया था परिछन करते समय। तो शुरू करती हूँ मैं। रघुवर के नैना रसीला है, चलू परिछन सखिया। रघुवर 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 के नैना रसीला है, चलू परिछन सखिया। रघुवर के नैना रसीला है, रघुवर के नैना रसीला है, चलू परिछन सखिया। रघुवर के नैना रसीला है, चलू परिछन सखिया। धन
धन राजा जनक जनकपुरवासी, धन राजा जनक जनकपुरवासी, धन धन सिया दुलारी है, धन धन सिया दुलारी है, चलू परछन सखिया रघुवर के नैना रसीला है, चलू 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 परछन सखिया रघुवर के नैना रसीला है, चलू परछन सखिया। अक्षत धान दुभिले न्योधारी, अक्षत धान दुभिले न्योधारी, मंगल गावत नारी है, मंगल गावत नारी है, चलू परछन सखिया रघुवर के नैना रसीला है, चलू परछन सखिया रघुवर के नैना रसीला है, चलू परछन सखिया। कंचन थार कपूर के बाती, कंचन थार कपूर के बाती, आरती करत सुकुमारी है, आरती करत सुकुमारी है, चलू परछन सखिया रघुवर के नैना रसीला है, चलू परछन सखिया रघुवर के नैना रसीला है, चलू परछन सखिया। धन्यवाद। धन्यवाद प्रज्ञा झा। समय कुछ मैंने अधिक ले लिया, अब मैं धन्यवाद ज्ञापित करने का कार्यक्रम शुरू करता हूँ। यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया वो प्रेरणा के स्रोत डॉक्टर सुमन लता प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय बालीगंज रही हैं, जो हमारे मुख्य संरक्षक की भूमिका में भी थी। मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। वैसे यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति भी हम लोगों को कोई हतोत्साहित नहीं कर रही है। वो उससे हम लोग हतोत्साहित नहीं हैं, बल्कि उनके प्रेरणा और उनका सहयोग हमारे साथ है, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र है। तत्पश्चात मैं अपने उपप्राचार्य महोदय श्री पवन कुमार जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिनसे मैं समय समय पर इस कार्यक्रम को संपादित करने के लिए सलाह लिया है। उन्हें भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आज के अतिथि वक्ता श्री डॉक्टर प्रकाश ठाकुर को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जो उन्होंने अपने कीमती समय को निकालकर हमारे साथ रहे और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। उसके बाद मैं अपने साथी गणित शिक्षक श्री विमल कुमार जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जो उन्होंने समय निकालकर हमें दिया। तत्पश्चात मैं श्री दीपू कुमार पंडित जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं सुंदर प्रस्तुति के लिए। उसके साथ साथ मैं सुजाता चट्टोपाध्याय मैडम जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जो इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक और प्रायोजक वही हैं। मुझे उन्होंने यह मौका दिया, इनके लिए वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपने साथी श्री सावन बोस जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि जो भी इसमें तकनीकी सहयोग था उन्हीं के माध्यम से हुआ है। तकनीकी माध्यम में मैं थोड़ा कमजोर हूं, उन्होंने ही ये सारा सहयोग प्रदान किया है, वो इसलिए साधुवाद के पात्र हैं। इस सभा में जो भी उपस्थित हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, समय निकाल करके इस कार्यक्रम का आपने आनंद लिया। उसके बाद मैं उन सारे छात्र छात्राओं को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिसको मैंने जो कहा वो सर स्वीकार किया और सुंदर प्रस्तुति उन्होंने की। धन्यवाद। तो कार्यक्रम की यही समाप्ति की जाती है। धन्यवाद।